Dear students of class 6, today I am going to start a new chapter of geography. This is chapter 3. The title of the chapter is Water Bodies, and this is going to be a part of your syllabus for Unit 2. Okay. Now see, हमारी जो अर्थ है, हम हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं. क्यों ब्लू प्लैनेट कहते हैं? क्योंकि हमारी धरती की 71% जो हमारी धरती की सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया की 71% जो है वो पानी से ढका हुआ है कि नहीं? ओशंस. तो इसीलिए जब हम महाकाश से, स्पेस से हम जब अर्थ को देखते हैं, इट अपीयर्स ब्लू इन कलर. ओशंस एंड सीज, जो धरती में जितना पानी मिलता है, जितना पानी धरती में उपलब्ध है, उसकी 96.5% ओशंस और सीज में पाया जाता है. और ओशंस और सीज में जो पानी पाया जाता है वो तुम लोग सब जानते हो, इट इज सलाइन, मतलब खारा पानी. लेक्स मतलब झील, पॉन्ड्स और रिवर्स में जो पानी मिलता है, दैट इज फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर मीन्स जो पीने लायक पानी है, स्वीट वाटर. ठीक है. और सारा दुनिया के जितने झील, जितने पॉन्ड्स मतलब तालाब, जितने रिवर्स, नदी है, उसमें दुनिया की टोटल वाटर की सिर्फ 0.5% पानी नदी, लेक और पॉन्ड में पाए जाते हैं. ठीक है. तो ये देखो, इतना सारा जो हमारे पास सलाइन वाटर है ओशंस में, ये कोई काम की नहीं है. बिकॉज neither human beings nor animals nor plants can use saline water. न तो जानवर, न इंसान, न दूसरे जानवर, न पौधे ये सलाइन वाटर को यूज नहीं कर पाते. इसीलिए ये जो टोटल कुल मिला के जितना फ्रेश वाटर है, ये 96.5% तो हो गया सॉल्ट वाटर, 0.5% हो गया रिवर, पॉन्ड और लेक में जो फ्रेश वाटर है वो. तो ये हो गया 97%. और बाकी जो 3% है वो भी फ्रेश वाटर है. वो कहाँ पर है? अच्छा, हम लोग आगे आते हैं. देखो, बाकी का जो फ्रेश वाटर है, यहाँ पे हो गया 96.5. ये हो गया दुनिया की टोटल खारा पानी, मतलब सलाइन वाटर, जो सीज और ओशंस में पाए जाते हैं. 0.5% पाया जाता है दुनिया के सारे लेक्स, तालाब, झील और नदी मिला के 0.5%. तो ये हो गया 97%. और बाकी का जो 3% है, वो 3% जो है वो पहाड़ के ऊपर जो जमे हुए बर्फ है, जिसको ग्लेशियर कहा जाता है. और दुनिया का जो अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, मतलब आर्कटिक एरिया, और जो साउथ पोल है यानी कि अंटार्कटिक एरिया, ये आर्कटिक एरिया और अंटार्कटिक एरिया में ठंड के वजह से वहां पर पानी जमा हुआ है. तो बाकी का जो 3% का फ्रेश वाटर है वो दुनिया की आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन में, और ऊंचे पहाड़ों में जो जमे हुए बर्फ है, इन तीनों जगहों पे बर्फ के आकार में, और जमीन के नीचे अंडर द ग्राउंड, अंडरग्राउंड भी वाटर टेबल है. बिलो द ग्राउंड ऑल्सो देर इज एन वाटर टेबल. देखो, ये जो बरसात, बारिश वारिश की पानी होता है, ये जमीन से नीचे चला जाता है. नीचे कहाँ जाता है? अंडरग्राउंड टेबल में. इसीलिए हम लोग जब कुआं खोदते हैं तो क्या होता है, वो अंडरग्राउंड टेबल से ही पानी बाहर आ जाता है. बड़े बड़े फ्लैट्स में जो पंप लगता है, वो पाइप एकदम अंडरग्राउंड टेबल तक चला जाता है और पंप करके वहां से पीने का पानी निकाला जाता है. तो ये देखो, अंडरग्राउंड टेबल, सारे दुनिया के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जो जमा हुआ बर्फ है, और आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में जो जमा बर्फ है, इस बर्फ के आकार में दुनिया की बाकी 3% जो फ्रेश वाटर है वो जमी बर्फ के आकार में पड़ा हुआ है. देखो, समुंदरों में, ओशंस और सीज में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में और स्ट्रीम्स मतलब छोटे नदियां, ये सारे जगहों में जो पानी है, ये सारा पानी, चाहे वो समुंदरों में हो, चाहे झील में हो, तालाब में हो, नदियों में हो, ये सारा पानी को एक साथ हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है. ऑल दिस वाटर टुगेदर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. अब देखो, सबसे पहला चीज जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. देखो, दुनिया का जो
जो टोटल वर्ल्ड का सरफेस में जो वाटर है, वो वाटर एक साइकिल में वो चलते रहता है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच इज बीइंग रिसाइकल्ड, मतलब पानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में चेंज होता है, फिर वापस वो अपना पहला फॉर्म में वापस आ जाता है। ये साइक्लिक फॉर्म में ये चलता रहता है, इसको कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो लेट अस डिस्कस अ लिटिल बिट ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है। देखो, सबसे पहले सूरज का धूप के वजह से पानी जो है वो वाष्प में बदल जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और वाटर वेपर में बदल जाता है। अब वाटर वेपर क्या है? देखो, घर में जब तुम लोग पानी गर्म करते हो तो थोड़ा देर बाद पानी उबलने लगता है। पानी जब उबलने लगता है तो पानी के ऊपर से धुआं निकलता है। वो धुआं दरअसल क्या है? वो धुआं दरअसल वाटर वेपर है। ठीक है, तो ये वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर में क्या होता है? पानी की कणा होता है, पानी की बूंद होती है। ये वाटर वेपर जो है ये एयर से हल्का होता है। वाटर वेपर का वजन एयर से ज्यादा हल्का होता है, इसीलिए वाटर वेपर जब पानी गर्म होकर इवेपोरेशन होता है, पानी जब गर्म होता है तो इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन की वजह से वाटर से पानी वाटर वेपर बनता है। चूंकि वाटर वेपर का वेट, वजन हवा से भी कम है, इसीलिए वाटर वेपर धीरे धीरे आसमान की ऊंचाई पे उड़ जाता है। जब ये वाटर वेपर आसमान की काफी ऊंचाई पर उठता है, आसमान की ऊंचाई पर हम जब जाते हैं, जितना हम धरती से ऊपर जाते हैं तापमान घटते घटते रहता है। तो जब ये वाटर वेपर जमीन से कुछ 10, 15, 16 किलोमीटर ऊपर उठ जाता है, वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, और ठंड की वजह से अब ये वाटर वेपर का कॉन्डेंसेशन होता है। देखो, गर्मी के वजह से वाटर का क्या होता है? इवेपोरेशन, और वाटर से वाटर वेपर बन जाता है, और वाटर वेपर जब आसमान की ऊंचाई पे पहुंचता है तो ठंड के वजह से वो ठंडा हो जाता है, ठंड की वजह से उसकी कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन होने के वजह से वो जो वाटर वेपर है वो दोबारा पानी में बदल जाता है। तो हवा में छोटे छोटे पानी के बूंद बनने लगते हैं, और ये छोटे छोटे पानी के बूंद जुड़कर, एक दूसरे से जुड़कर आसमान में क्या बनता है? बादल बनता है। तो आसमान में जो हम बादल देखते हैं वो दरअसल क्या है? व्हाट इज इट एक्चुअली? द क्लाउड दैट वी सी इन द स्काई इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉप्स। देखो, बादल के अंदर पानी के बूंद माने वाटर का ड्रॉपलेट्स, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वो जमते जमते क्या होता है? एक वाटर का बूंद दूसरे से जुड़ता है, दूसरा तीसरा से जुड़ता है। तो ये वाटर का ड्रॉप्स जो एयर में फ्लोट करता है वो धीरे धीरे हैवी हो जाता है, और जब ये वाटर का ड्रॉप काफी हैवी हो जाता है तो वो और एयर में फ्लोट नहीं कर पाता, वो एयर में तैर नहीं पाता, और तब क्या होता है? वो बारिश बन के या बर्फ की आकार में वो नीचे आ जाता है। तो देखो, वाटर वेपर से जब वाटर वेपर वाटर बन जाता है, वाटर का ड्रॉप्स बन जाता है, और वाटर का ड्रॉप्स जब बारिश या बर्फ बन के धरती में नीचे आता है, उस प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो देखो, दुनिया में धरती के ऊपर जो हमें फ्रेश वाटर प्राप्त होता है, जो नया फ्रेश वाटर प्राप्त होता है, उसका वो कहां से उपलब्ध होता है? बारिश से। रेन सप्लाइज न्यू फ्रेश वाटर टू दी अर्थ। देखो, ये जो बारिश की पानी नीचे आता है, जमीन पर आता है, इसका थोड़ा हिस्सा जमीन के नीचे चला जाता है और अंडरग्राउंड टेबल तक पहुंच जाता है। बाकी का क्या करता है? जहां पे धरती थोड़ा डाउन पार्ट, धरती पे जहां पे गड्ढा वड्ढा है, वो जगह भर के लेक्स या तालाब या पॉन्ड्स बन जाता है। बाकी जमीन के ऊपर से बहते हुए वो नदियों में आ जाता है, और नदी के जरिए वो पानी दोबारा समुंदर तक पहुंच जाता है। फिर गर्मी की वजह से इवेपोरेशन होता है, पानी ऊपर जाता है, कंडेंसेशन होता है, वाटर वेपर, वाटर ड्रॉप बनता है। वाटर ड्रॉप जब भारी हो जाता है फिर उसका प्रेसिपिटेशन होता है, और बारिश या स्नो के जरिए वो पानी दोबारा जमीन पे आ जाता है। तो ये जो सर्क्यूलर जो साइकिल है, ये साइकिल निरंतर चलते रहता है। ये साइकिल को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल।
नाउ सी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सलाइन वाटर बॉडीज। धरती के जो खारा पानी की सॉल्टी वाटर के बॉडीज है, यानी कि ओशन एंड सीज, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, दुनिया में 4 ओशंस है। द वर्ल्ड हैज 4 ओशंस, जिसमें कौन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। व्हाट आर द 4 ओशंस? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्टिक ओशन। दीज आर द 4 ओशंस। दुनिया की सबसे बड़ी ओशन की नाम है द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन दुनिया की सबसे बड़ी ओशन है। देखो, दुनिया के ऊपर जितने कॉन्टिनेंट्स है, कितने कॉन्टिनेंट्स है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। टोटली 7 कॉन्टिनेंट है। ये 7 कॉन्टिनेंट में जितने लैंड है, जितना जमीन है, ये सारा जमीन को अगर हम मिला के एक जगह पे कर देंगे तो वो जमीन का जितना साइज होगा उससे भी बड़ा साइज है पैसिफिक ओशन की। देखो, पैसिफिक ओशन की, ये पैसिफिक ओशन है, तो पैसिफिक ओशन की पूर्व में आता है, ओके, पैसिफिक ओशन की जो नॉर्थ है, नॉर्थ में आता है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं। देखो, पैसिफिक ओशन की पूर्व में आता है नॉर्थ अमेरिका। देखो, ये पैसिफिक ओशन है, धरती गोल है तो ये और ये जुड़ा हुआ है। पैसिफिक ओशन की पूर्व साइड में, ईस्टर्न साइड में आता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है। और पैसिफिक ओशन की वेस्टर्न साइड में आता है एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ओके। देखो, पैसिफिक ओशन की जो सबसे गहरा जगह है, ठीक है, वो कोई भी समुंदर की, सारे समुंदर अगर हम मिला ले तो समुंदर की सारे दुनिया की सारे समुंदरों का सबसे गहरा जगह का नाम है मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। और ये मैरियाना ट्रेंच जो है, सारे दुनिया में जितने ओशंस है, सारे ओशंस मिलाकर पैसिफिक, जो दुनिया की सबसे गहरा जगह है, उस जगह की नाम है मैरियाना ट्रेंच। और ये मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में ही आता है। ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है। ये यहां अब देखो, अर्थ का बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता है इक्वेटर। दिस लाइन इज इक्वेटर। इक्वेटर का जो नॉर्थ वाला एरिया है, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ पैसिफिक ओशन, और साउथ में आता है साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है। साउथ पैसिफिक ओशन में बहुत सारे बड़े बड़े आइलैंड का ग्रुप है। जैसे देखो, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। ये आइलैंड ग्रुप को किस किस नाम से जाना जाता है? दे आर नोन एज पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड मेलानेशिया। देखो, बहुत सारे आइलैंड्स जब एक जगह में होते हैं, जब बहुत सारे आइलैंड्स एक जगह में होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आर्कीपेलागो। क्या बोलते हैं? आर्कीपेलागो। सो आर्कीपेलागो का मतलब है बहुत सारे ओशंस एक साथ। ओके, नाउ वी गो टू अटलांटिक ओशन। देखो, अटलांटिक ओशन कौन सा है? अटलांटिक ओशन इज दिस इज अटलांटिक ओशन। इक्वेटर की ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ अटलांटिक ओशन कहा जाता है। इक्वेटर के दक्षिण वाले हिस्से को साउथ अटलांटिक ओशन कहा जाता है। देखो, अटलांटिक ओशन की पूर्व में, ईस्टर्न साइड में आता है यूरोप और अफ्रीका, और अटलांटिक ओशन का वेस्टर्न साइड में आता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। और अटलांटिक ओशन की नॉर्थ में आता है आर्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन का भी नॉर्थ में आर्कटिक ओशन ही आता है, ओके। नाउ सी, ये जो अटलांटिक ओशन है, अगर हम मैप को थोड़ा गहरा ठीक से देखें तो देखो, अटलांटिक ओशन का शेप जो है वो कुछ एस जैसा है। अटलांटिक ओशन लुक्स अ लिटिल बिट लाइक एस, ओके। नाउ सी, अगर हम ये लाइन देखो, द कोस्ट लाइन्स ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका आर हाईली इनडेंटेड इन शेप। इनडेंटेड का मतलब होता है, देखो, ये जो कोस्ट है, मतलब समुंदर का, अटलांटिक ओशन का, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का जो कोस्ट है, कोस्ट का मतलब होता है समुंदर के तटवर्ती इलाका, वो बहुत इंडेंटेड है। इंडेंटेड मतलब ये जो समुंदर का तटवर्ती इलाका है, ये सीधा नहीं है, ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। मतलब कई जगह पर समुंदर का पानी काफी जमीन के नीचे अंदर घुस गया है। देखो, जहां पर समुंदर का पानी जमीन के अंदर घुसता है
वहां पर पोर्ट बनाना बहुत आसान होता है। पोर्ट मतलब क्या है? जहां पे जहाज आके रुकता है, क्योंकि यहां पर नेचुरल हार्बर बनाना बहुत इजी होता है। नेचुरल हार्बर ना, व्हाट इज ए हार्बर? जैसे रेल का तुम लोग जानते हो कि दूर से जब ट्रेन आता है वो प्लेटफॉर्म पे रुकता है, हावड़ा स्टेशन में आके रुकता है, हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतर जाते हैं, फिर ये ट्रेन क्या करता है, उसकी अगला सफर तक ट्रेन को साफ सुथरा करने के लिए, मरम्मती करने के लिए ट्रेन को हम क्या करते हैं, कार शेड लेकर जाते हैं। हावड़ा स्टेशन में जब तुम लोग लोकल ट्रेन से हावड़ा स्टेशन घुसते हो तो हावड़ा स्टेशन की थोड़ा पहले देखते हो कि दो तरफ काफी ट्रेन खड़े हुए हैं, वो कार शेड है। उसी तरह से जहाज जहां पर आके रुकता है उसको पोर्ट कहा जाता है, और हर पोर्ट के पीछे एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी होता है जहां पे जहाज को रखा जाता है अगला सफर के पहले, जहां पे जहाज का मरम्मती होता है, नई तरह से पेंटिंग होता है, साफ सुथरा होता है। तो इस जगह को कहा जाता है हार्बर। तो जहां पर समुंदर का तट बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा है तो क्या होता है, समुंदर लैंड के अंदर बड़े बड़े वाटर बॉडीज होता है, तो इन जगहों पे हार्बर बनाना बहुत आसान हो जाता है। इसको कहते हैं नेचुरल हार्बर्स। ओके, देखो इस वजह से, और ये भी अब देखो ये अटलांटिक ओशन जो है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में होने के वजह से अटलांटिक ओशन में बहुत सारे शिपिंग लेन्स, मतलब बहुत सारे जहाज चलने की रास्ता, ढेर सारे जहाज यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में अटलांटिक ओशन में चलते रहता है, क्योंकि यूरोप में भी बहुत सारे पोर्ट्स है, नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत सारे पोर्ट्स है। इसीलिए ये अटलांटिक ओशन जो है, स्पेशली जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, इस जगह में दुनिया की सबसे ज्यादा जहाज चलती रहती है। उसके बाद हम लोग आते हैं द थर्ड लार्जेस्ट ओशन, इंडियन ओशन। देखो इंडियन ओशन दुनिया का एकलौता ओशन है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। देखो इंडियन ओशन ये हो गया इंडियन ओशन। नॉर्थ में इंडियन ओशन का नॉर्थ में अफ्रीका और एशिया आता है, इसकी वेस्ट में अफ्रीका आता है, इसके ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया आता है, और साउथ में एंटार्क्टिका आता है। ओके, नाउ सी अब देखो अगर हम दक्षिण की तरफ जाएंगे तो यहां पे देखो ये पैसिफिक ओशन की साउदर्न साइड है, ये अटलांटिक ओशन की साउदर्न साइड है, ये इंडियन ओशन की साउदर्न साइड है। तो इंडियन ओशन का दक्षिणी हिस्सा, पैसिफिक ओशन की दक्षिणी हिस्सा और अटलांटिक ओशन की दक्षिणी हिस्सा एक दूसरे के साथ मिल जाता है, और ये मिला हुआ जो हिस्सा है इसको हम लोग साउदर्न ओशन की नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड साउदर्न ओशन। अब देखो आर्कटिक ओशन जो है ये कहां पर आता है, ये एक बहुत ही छोटी ओशन है जो नॉर्थ पोल के आसपास आता है। दिस इज द नॉर्थ पोल। ये आर्कटिक ओशन इज ए वेरी स्मॉल ओशन जो नॉर्थ पोल के पास आता है। ये जगह बहुत ठंडा जगह है, इसीलिए ये आर्कटिक ओशन जो है ये करीबन सारा साल ये बर्फ से ढका रहता है। ये यहाँ पे समुद्र का पानी करीबन सारा साल जमा हुआ हाल में रहता है। नाउ सी आजकल पोल्यूशन के वजह से, प्रदूषण की वजह से क्या हो रहा है, दुनिया की जो तापमान है वो तापमान धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और तापमान की बढ़ने की वजह से ये जो आर्कटिक ओशन और साउदर्न ओशन में जो जमा हुआ बर्फ है वो बर्फ पिघलते जा रहा है, और वो बर्फ पिघलने की वजह से समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ते जा रहा है, और जो बड़े निचले आइलैंड्स है, द्वीप है, या समुद्र के किनारे जो नीचे हिस्से हैं वो धीरे धीरे पानी के ऊपर पानी के नीचे वो चले जा रहे हैं। अब देखो ओशन हमारी जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम भूमिका ओशंस निभाते हैं। तो ओशंस हमारी जीवन में क्या भूमिका निभाती है? सबसे पहला देखो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेंटेन करने में ओशन की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि ओशन दुनिया का 96.5% ऑफ द वाटर इन दी ऑन द अर्थ हम ओशन में पाते हैं। तो ज्यादातर जो पानी का इवेपोरेशन होता है वो ओशन से ही होता है, इसलिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करने के लिए ओशन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद देखो ओशन के ऊपर लगातार कंटिन्यूअसली ये जो हमारी ओशंस है, ये ओशंस के ऊपर, ये वजह इसका क्या है वो तुम्हारी
सिलेबस में नहीं है, जब तुम लोग हायर क्लासेस में जाओगे तब इसके बारे में पढ़ोगे। लेकिन ये ओशन के ऊपर निरंतर इस तरह से देखो, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इस तरह से, ठीक है, साउथ अटलांटिक ओशन में इस तरह से, इस डायरेक्शन में, पैसिफिक ओशन में भी लाइक दिस, इस डायरेक्शन में, और नॉर्थ पैसिफिक ओशन में भी इस डायरेक्शन में निरंतर समुद्र का पानी घूमता रहता है। ये जो समुद्र का पानी घूमता रहता है, और इंडियन ओशन में भी इस तरह से समुद्र का पानी घूमता रहता है। ये जो समुद्र का पानी निरंतर घूमता रहता है, इसको करंट कहा जाता है। और ये करंट दुनिया का जो क्लाइमेट है, ठीक है, क्योंकि ये करंट जो है, ये करंट दो प्रकार की है। कुछ करंट है जो गर्म है, कुछ करंट है जो ठंडा है। देखो, कोल्ड, जहां पे करंट गर्म है वहां से बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होता है और बारिश होती है। तो दुनिया की जिन जगहों की बगल से वार्म करंट गुजरता है वहां पर काफी बारिश होती है। लेकिन ठंडा करंट जहां से गुजरता है, ठंडा करंट में इवेपोरेशन नहीं होता, क्योंकि पानी जब ठंडा होगा उसका इवेपोरेशन नहीं होगा। तो दुनिया की जिन जगहों से ठंडा करंट काफी ड्राई होते हैं, ठीक है, जहां पे दुनिया की जिन जगहों की बगल से ठंडा करंट गुजरता है वहां पर इवेपोरेशन, पानी ठंडा होने की वजह से इवेपोरेशन नहीं होता है और वो जगह ड्राई होता है। जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल बता दूं, देखो ये है पैसिफिक ओशन की ठंडा करंट। तो साउथ अमेरिका की ये जगह जो है, ये पूरा रेगिस्तानी जगह है, क्योंकि ये करंट ठंडा है, इवेपोरेशन नहीं होता है और बारिश कम होता है। देखो ये वाला जगह जो है, ये भी ठंडा करंट है। तो अफ्रीका का यहां पर भी हम रेगिस्तान पाते हैं। उल्टी साइड में देखो, ये करंट गर्म करंट है, तो इंडिया और ये जगह पे बहुत बारिश होता है। ये भी वार्म करंट है, तो यहाँ पे बहुत बारिश होती है। ये वार्म करंट है, यहाँ पे बारिश होती है। ये वार्म करंट है, इस इलाकों में काफी बारिश होता है। तो इस तरह से करंट जो है, ये काफी हद तक तय करता है कि कहां पे किस तरह का मौसम होगा। अब देखो, दुनिया की कुछ ऐसे जगह है जहां पे ठंडा करंट और कोल्ड करंट एक दूसरे से मीट होता है। जहां पे ठंडा करंट और कोल्ड करंट मीट होता है, वैसे जगह पर प्लैंकटन, देखो यहां पर लिखा हुआ है, जहां पे ठंडा करंट और कोल्ड करंट मीट होता है। मैं दिखा देता हूं कहां कहां पे मीट होता है। देखो, दुनिया की ये एक जगह है जहां पे ठंडा करंट और कोल्ड करंट मीट होता है। यहां पर ठंडा करंट और कोल्ड करंट मीट होता है। तो इन जगहों पे क्या होता है, जहां पे ठंडा और कोल्ड करंट मीट होता है, वहां पर प्लैंकटन नाम की एक समुद्री प्राणी, एक बड़ा छोटा साइज का प्लैंकटन नाम की एक समुद्री प्राणी वहां पर रहता है। और ये प्लैंकटन छोटे छोटे मछलियों का बड़ा पसंदीदा खाना है। तो जहां पर प्लैंकटन मिलता है, वहां पर हजारों की लाखों लाखों की पैमाने में छोटे मछलियां वहां पहुंच जाते हैं। छोटे मछलियों को खाने वाले थोड़ा बड़े मछली छोटे मछलियों के पीछे पीछे यहां पहुंच जाते हैं। उनको खाने वाले और बड़े मछली उनके पीछे पीछे यहां पहुंच जाते हैं। तो जहां पर भी ये ठंडा और गर्म पानी मिक्स होता है, वहां पर प्लैंकटन होने के वजह से लाखों लाखों की पैमाने में वहां पर मछलियां मिला करता है, और इंसान वहां से मछली अपने खाने के लिए इंसान पकड़ते हैं। एक ऐसा जगह है ये वाला जगह, एक ऐसे ही जगह दुनिया की ये वाला जगह है। ये जगह मछली पकड़ने के लिए, यहाँ पे देखो कोल्ड और हॉट करंट मिक्स होता है, और मछली पकड़ने के लिए ये जगह बहुत पॉपुलर है। और ये जो जगह है, इस जगह का नाम है ग्रैंड बैंक। क्या नाम है? इस जगह का नाम है ग्रैंड बैंक। ओके, अच्छा, तो ये एक बेनिफिट है। देखो, फिशिंग के लिए करंट इज वेरी, ओशन करंट इज वेरी यूजफुल टू मैन फॉर फिशिंग। तो यहां पर एक चीज बता दूं कि यहां पर, जैसे मैंने बोला कि ये जगह पर कोल्ड और हॉट करंट मिक्स होता है, मीट करता है। तो यहां पर जो कोल्ड करंट, हॉट करंट है, वो ऐसा आता है। इस हॉट करंट का नाम है गल्फ स्ट्रीम। और यहां पर जो कोल्ड करंट आता है, ये कोल्ड करंट का नाम है लैब्राडोर करंट।
तो लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम का मीट होने के वजह से यहां पर ग्रैंड बैंक बना हुआ है, जहां पे हमें काफी मछली मिलता है। अब देखो, ओशंस के नीचे, बिलो द ओशन, समुंदर के नीचे जो जमीन है, उस जमीन में पेट्रोलियम, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन जैसा मिनरल रिसोर्सेस काफी मिला करता है। और समुंदर के किनारे वाले जो एरिया है, वहां पर समुंदर की पानी को सुखाकर समुंदर की पानी से नमक यानी कि सॉल्ट निकाला जाता है। अच्छा, अब देखो, समुंदर की वजह से हम जहाज चलाकर दूर दूर की लैंड, एक जमीन, एक जगह से दूसरी दूर की जगह हम पानी को यूज करके जहाज की मदद से हम वो सफर पार कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, समुंदर के किनारे हम क्या करते हैं, ये मैं थोड़ा समझा देता हूं। देखो, एक मशीन होता है जिसको कहा जाता है डायनमो। डायनमो इस तरह का एक, उसमें व्हील होता है और उसमें ऐसा ब्लेड होता है। इस ब्लेड, ये डायनमो जब घूमता है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, समुंदर का पानी जो है वो दिन में 2 बार वो ऊंचा होता है और दिन में 2 बार उसका लेवल नीचे चला जाता है। इसको बोलते हैं टाइड। तो हम लोग टाइड, समुंदर के, मान लो ये समुंदर के तट है, तो समुंदर के तट, और ये समुंदर है, समुंदर के तट के किनारे हम लोग पानी के नीचे डायनमो लगा देते हैं। और जब समुंदर की पानी बढ़ने लगता है, हाई टाइड आता है, तो ये हाई टाइड की पानी की धक्के से, ये ब्लेड में पानी लगने की वजह से ये डायनमो घूमता रहता है और इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको कहते हैं टाइडल इलेक्ट्रिसिटी। और ये टाइडल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसमें कोई, देखो, जब हम कोयला जलाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो उसमें धुआं निकलता है, प्रदूषण होता है और कोयला भी खत्म हो जाता है और एक दिन सारा कोयला दुनिया की खत्म हो जाएगा। लेकिन टाइड से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एनर्जी पैदा करते हैं तो कोई प्रदूषण नहीं होती है, और टाइड तो कभी न खत्म होने वाली चीज है। तो टाइड से हम लोग हमेशा हमेशा के लिए इलेक्ट्रिसिटी बना पाएंगे। इसीलिए टाइड से, समुंदर की टाइड से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। मतलब जो एनर्जी हम लोग बार बार बना सकते हैं। तो पहला वीडियो इतना तक रहने दो। आई विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच।